आरजे स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पीईटी एग्जाम की, जिसमें एक टॉपिक आता है ग्राफ पाई चार्ट का। आई थिंक आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाने वाला टॉपिक है, काफ़ी हॉट टॉपिक है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं विद बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में। और ये 16/10/2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है सारा, और मैं आपको बेहतरीन एनालिसिस के साथ में इसको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो आरजे स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे। मेरा नाम देवेश सिंह है, और अगर मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स तो करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो ये हमारा तालिका दी हुई है और आप जान रहे हैं ये तालिका जो दिया हुआ है इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं हम इसको अच्छे से। निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे या ऐसे ग्राफ या तालिका से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमें उसमें कई चीज़ों का ध्यान बहुत ही रखना पड़ता है। खासकर हमें परसेंटेज भी थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा एवरेज आना चाहिए, ताकि हमें इन सब चीज़ों को हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन बताने ज़रूर वाला हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करूँगा, तो आपको अपने आप से थोड़ा कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें, आपका बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये भी अधिकतम अंक दिए हुए हैं, ये सारे जितने भी हैं 150, 300, 130, 120, 100, 60 और 40, ये हमारे अधिकतम अंक हैं। और हमें ये परसेंटेज में सारी वैल्यू दी हुई हैं, ये परसेंटेज दिया हुआ है सारी, जितने भी हैं गणित इतिहास, ये सारा जितने भी लोगों ने मतलब प्राप्त किए हैं अंक, उनका सभी ये परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? अंग्रेजी में पूछा हुआ है, तो ये अंग्रेजी का परसेंटेज में दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि हमें परसेंटेज से अगर निकालना है प्राप्तांक, तो हम अधिकतम अंक, ये जो अंक दिया हुआ है इसका हम गुणा करा देते हैं परसेंटेज में। तो हमें जैसे अंकित का प्राप्त करना है तो 120 × 50/100 कर दिए, तो हमें अंकित का मिल गया। ठीक है, कि उसका कितना मिला है उसको अंक। ठीक है, तो हमें सभी छात्रों के अंग्रेजी में कुल प्राप्तांक अगर बताने हैं तो हमें क्या करना होगा, इन सभी को जोड़ना होगा। ये जो नीचे तक हैं इन सभी को जोड़ना होगा, और इनको जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा, तो आप जोड़िए इसको, 5 5 10, ये 0 हो जाएगा। यानी ये टोटल हमें अगर हम जोड़ेंगे तो 520 मिलेगा हमें। ठीक है, तो 520 में अगर हम बात करें कि 520 में से हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो 520 हमें ये क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी इसका बटा 100। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, औसत अंक कितने हैं। तो औसत अंक निकालने के लिए पहले हम कुल प्राप्तांक निकालेंगे। तो कुल प्राप्तांक कितना है, अंग्रेजी का 120 दिया हुआ है, 120 में हमें निकालना है। तो 120, इसका अगर हम 120 कर देंगे तो 120 करने पे ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये हमें गुणा करने पे कितना मिल जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 624। ठीक है, 624 मिलेगा। तो हमें इसमें एवरेज निकालना है। एवरेज औसत अंक पूछा हुआ है हमसे। एवरेज कैसे निकालते हैं, कितने लोग हैं टोटल, उनको हम भाग दे देते हैं। ठीक है, ये इसमें से हम कितना भाग दे देंगे, 7 लोग हैं तो 7 को भाग दे देंगे। 7 को भाग देने पे हमें कितना मिल जाएगा, तो ये हमारा कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 में कितना बचेगा, 6 बचेगा। 7 6 42, 7 7 49, 7 8 6 7 9 63, 9 टाइम जाएगा। तो हमें देख रहे हैं कि इसमें हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 89 टाइम गया तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो ये टोटल 189.14 मिल जाएगा। आइए बात करते हैं 16 नंबर की क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस विषय में कुल प्राप्तांक प्रतिशत न्यूनतम है? तो हमें न्यूनतम ज्ञात करना है कि न्यूनतम कितना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जितने ऑप्शन दिए हैं उसको हमें बारी बारी से चेक कर लेना होगा। तो अंग्रेजी का अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी का तो हमने निकाल लिया। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, प्रतिशत न्यूनतम पूछा हुआ है तो यहाँ पे भी हम एवरेज ही निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। जैसे कि हमारा ये 50, 85, क्योंकि हमें परसेंटेज में ही पता करना है ना, तो हमें परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना है, तो हमें इसका एवरेज ही निकाल लेंगे तो हमें वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कुल प्राप्तांक प्रतिशत न्यूनतम है पूछा है किसका, तो अंग्रेजी का हम निकालेंगे तो 520 बटा, इसको जोड़ने पे 520 आया था, 520 बटा 7 निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें अंग्रेजी का मिल जाएगा, इसका हम अगर 520 का 7 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा। आपने देखा था कि
ये 74.25 के करीब आएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, भाग आपको ही करना है, मैं ये हल कराने वाला नहीं हूँ क्योंकि इसको हमें बहुत ही कम समय में कवर करना है। तो आइए बात करते हैं अब अगले की गणित में कितना है। तो गणित में अगर आप जोड़ेंगे, ये गणित हो गया, ये आपका गणित को जोड़ने पे हमें कितना मिल जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 430। ठीक है, 5 चौक 20, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें, 3 आएगा फिर 4 आ जाएगा, तो ये 430 मिलेगा। फिर 430 का हम निकाल लेंगे, ऐसे ही 7 कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 430 का 7 मिल जाएगा, ये 6 बार जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, यानी 61.42 के करीब लगभग आएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इतिहास की। इतिहास का हमें जोड़ने पे कितना मिल जाएगा, इतिहास वाले का अगर हम जोड़ दें तो इतिहास वाले को हमें मिलेगा 5 7, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 5 के करीब आ जाएगा, यानी 575/7 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, लगभग ये भी लगभग ऊपर ही जाएगा, ये लगभग 8 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 0.14 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये हमें 82 मिल गया। अब फिर इसके बाद हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में कितना है, हिंदी का ये जोड़ लेते हैं हम सारा, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 470 के करीब लगभग मिल जाएगा। इसका भी बटा हम अगर 470 का बटा 7 कर देते हैं तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये 67.14 के करीब मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कम किस में है, इसी में ही गणित में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की। ब्रिजेश का कुल प्राप्तांक प्रतिशत लगभग कितना है। तो ब्रिजेश का हमें ज्ञात करना है। ब्रिजेश कहाँ है, ब्रिजेश का बात करते हैं। ब्रिजेश ये देखिए हमारा ब्रिजेश है। तो ब्रिजेश का 80, 65, 85, 95, 50 और 90 है। ठीक है, हमें इसका निकालना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लिए होंगे आई थिंक। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप कैसे हल कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हो गया। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। ब्रिजेश का कुल प्राप्तांक प्रतिशत पूछा है। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि इसमें ही गलतियां होती हैं और हम अक्सर सवालों को गलत कर बैठते हैं। तो आइए हम बात करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की। तो हमें ब्रिजेश का कुल प्राप्तांक निकालना है। तो 150 में अगर हम बात करें 80% की, तो 150 में 80% कितना हो जाएगा, 15/120 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला गणित का निकालते हैं। ब्रिजेश के गणित का प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 130 का 65% पाया है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी आप निकाल सकते हैं, 0 0 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा, लगभग मिल जाएगा आपका 84.5। फिर अगला निकालेंगे 120 का 85%, तो हमें कितना मिल जाएगा, 120 का 85% हमें मिल जाएगा 102। फिर प्लस निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे जीव विज्ञान का 100 का 95%, यानी 95 हो जाएगा। और अगर हम बात करें हिंदी का, तो हिंदी का कितना हो जाएगा, 60 का 50%, यानी 6 पंचे 30 हो जाएगा। और अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का कितना हो जाएगा, 40 का 90%, यानी 9 चौक 36, यानी ये 36 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ दें, 120 और 84 ये सब सारा जोड़ दें, तो हमें कितना मिल जाएगा, 47.5 ये हमारा मिल जाएगा। और अगर हम बात करें टोटल अधिकतम अंक कितने हैं सारे विषयों के, तो ये 150, 130, 120, यानी ये 300, और ये 5 3 8 और 20, 8 2 10, यानी ये 400 ये इधर हो गया, और 500 हो गया ये 100, और 6 4 10, यानी 600 टोटल, यानी हम इसको 600 से भाग दे देंगे। और हमें परसेंटेज में निकालना है, इसलिए परसेंटेज का गुणा कर देंगे। तो इसको हम गुणा करेंगे, ये जब भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, लगभग 77.9 के करीब मिलेगा, यानी 78 हम आंसर टिक कर सकते हैं। और आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको सारे को जोड़ के 80, 65, 85, 95 और 50 और 90, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हमें मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 465। और इसका हम अगर 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये 6 लोग मतलब ये 6 विषय हैं, तो 6 विषय में भाग दे देंगे तो हमारा 77.5 के करीब आएगा, जो कि हमारा 78% के नज़दीक में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सवाल बढ़िया लगे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करें हम। अगर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 60% या उससे अधिक। अब देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है अंकित की बात कर लें अगर हम,
तो अंकित देखिए 60% या उससे अधिक हमें बताना है, तो ये देखिए इसमें 35% आ गया, 50%, ये कट गया, 60 से कम है ना, तो इसलिए ये कट गया। अंकित तो हो नहीं सकता। ब्रिजेश का चेक कर लीजिए, ये देखिए 50-60 से कम हो गया, ये भी कट गया। चिराग का चेक कर लीजिए, देखिए ये भी, ये चिराग हो सकता है, चिराग हो सकता है क्योंकि इसके 90, 60, 70, 70, 90, 70 इसके आ रहे हैं, ठीक है। दिव्येश का चेक कर लीजिए, तो ये इसमें 40 आ गया, इसमें ये भी कट गया। एहान का चेक कर लीजिए 50, ये भी कट गया, ये देखिए 50 आ गया, इसमें ये भी कट गया। फारूक का चेक कर लीजिए 40 आ गया, ये भी कट गया, ठीक है। और गौतम का अगर हम बात करें 80, 65, 80, 80, 80, 60, 60, 60, देखिए ये देखिए इसका भी है, यानी हमें दो लोगों के जो अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की जो संख्या है, जो 60 से अधिक या 60%, वो कितनी है, 2 है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। 19 नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करें 19 नंबर की, तो सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो एहान के द्वारा अगर हमने आपको क्या बताया था कि आप या तो जोड़ के कर सकते हैं। एहान कहाँ है, यह है एहान, 90, 50, 90, 60, 70, 80, इसको आप जोड़ के भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन आप ऐसे निकाल लें जैसे 150 का इसको अगर हम जोड़ दें तो भी निकाल सकते हैं, इसको हम टोटल करके भी निकाल सकते हैं, फिर हम 600 से गुणा करा देंगे जितने भी प्रतिशत आएगा, या हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम 150 का 90% निकालेंगे तो 135 मिलेगा, अगर हम 130 का 50% निकालेंगे 65 मिलेगा, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, और अगर हम 120 का 90% निकालेंगे तो 12 × 9 = 108 हो जाएगा। ऐसे ही 60 हो जाएगा, फिर अंग्रेजी में नहीं, जीव विज्ञान में, ठीक है, जीव विज्ञान में 60 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 42, और इसमें 32। अगर हम इसको जोड़ दें, ये 8 × 4 = 12 और 10 = 22, 2 बचा, 4 × 3 = 7, 7 × 6 = 13, 2 × 15, 15 × 6 = 21, 21 और 3 = 24, 2 बच गया, 2 × 4 हो जाएगा, ये 442 आ जाएगा, 442 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुल अंक हो गए हमारे। तो आइए दोस्तों अगले तालिका की बात करते हैं। निम्नलिखित तालिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्व के वर्षों में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारों ABCDE की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। तो ये कार के टाइप हैं, जैसे ABCDE, और ये वर्ष दिए हुए हैं, और इन्हीं के आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कह रहा है पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार में उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। तो आइए हम चेक करते हैं। ए का इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो ए का दिया हुआ है, ए में देखिए, ये देखिए 230 से 240 हुआ, फिर 50 हुआ, वृद्धि हो रही है, फिर 50 से 60 हुआ, फिर देखिए आप कमी हो रही है। तो यानी ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, यानी ए नहीं हो सकता ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला, डी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 130, 65, 165 हुआ, फिर 165 से फिर वृद्धि हुई, फिर ये देखिए नीचे कमी आ गई, तो ये सतत वृद्धि नहीं हुई इसमें, ठीक है। तो ये डी वाला भी नहीं होगा। अब एक ऑप्शन और बचता है बी वाला, तो बी वाला भी चेक कर लेते हैं। बी वाले में क्या है, बी वाले में 200 से 220 हुआ, फिर 15, ये देखिए घट गया, ये भी नहीं हो सकता। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि किसी में भी सतत वृद्धि, स्टेडी ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर, 2016 में 2021 के दौरान कंपनी एक्स द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है, आइए बताइए। इसमें से 2016 में 2021 के दौरान, 2016 में 2021 के दौरान, देखिए ये 2016 है, 200 किसकी पूछा है, किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। तो इसमें हम बी वाले को पहले चेक करते हैं। ये देखिए बी वाला, तो ये बी वाला हो गया हमारा। हाँ, तो बी वाले में क्या है, संख्या अधिकतम है। यहाँ हमें परसेंटेज में वैल्यू नहीं पूछा है, तो हमें परसेंटेज में वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें बस केवल टोटल अंक निकालने हैं। तो बी का हमें अगर निकालना है तो बी वाला कितना मिल जाएगा हमें, बी को जोड़ दीजिए सारा, बी वाला कितना हो जाएगा टोटल जोड़ने पे, तो ये 5 आ जाएगा, और फिर 1, और फिर ये जोड़ने पे 1, ठीक है, ये हमारा मिल जाएगा बी का। फिर इसके बाद ई दिया हुआ है, तो ई का निकाल लेंगे। ई वाला कहाँ है, ये 5 2 7, ये 8, फिर 5, फिर ये कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर ये 3 2 5 5 2 5 2 1 1 1, ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा 2, और ये 9, ये 920 के करीब आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें डी वाले की, तो डी वाले को जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त होगा, तो ये भी 5 8 और 0 और 1, ठीक है, ये प्राप्त होगा डी वाले का। और फिर ए वाले की बात करें तो ए वाले में कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें 5, फिर ये 6, फिर ये 4 1, ठीक है। तो ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा
ठीक है, तो इसमें हम क्या कह रहा है कि संख्या, कार की संख्या अधिकतम है, तो किस में अधिकतम है, तो ये हमारा ए वाले में अधिकतम दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी। 2016 में कार ए का उत्पादन कितना रहा है। 2016 में कार ए का उत्पादन 230 करोड़ रहा है, 230,000 मतलब 230,000 रहा है, सॉरी 230,000 ये लिख लेते हैं हम। और क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि, यानी हमें इसमें वृद्धि निकालनी है। ठीक है, तो हमें वृद्धि निकालने के लिए 2021 में कितना है, 2021 का हम देख लेते हैं तो 255 है। ठीक है, तो हम इस वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बड़े में से छोटे को घटा के तो जिससे पूछ रहा है उससे निकाल देते हैं। ठीक है, तो 255 में से अगर हम 230 घटा देते हैं तो हमें फिर उसके बाद हमें किससे पूछा है, ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि, यानी 230 हमें कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। और हमें परसेंटेज में वैल्यू पूछा है तो पूरे 100 कर देंगे और इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25, यानी 250/23। अगर हम इसको हल कर लेंगे तो 2 3 6 2 चौको 8 2 5 6 10 2 धाम 200 के करीब, हाँ 10 टाइम्स के लगभग जाएगा, यानी 10 टाइम्स के लगभग जाएगा और 10.87। ये देखिए आपका यही एक आंसर ऑप्शन है, तो हमें ऑप्शन के थ्रू जाना है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था। तो 2016 में कार ई का उत्पादन, 2016 में कार ई का उत्पादन कितना है 115, और 2019 में कार बी का उत्पादन कितना है 215 है। में उत्पादन का लगभग कितने परसेंट, बी के उत्पादन का पूछा है तो यानी बी को हम हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है, और बी का उत्पादन पूछा हुआ है, किससे पूछा हुआ है 100, ये इससे पूछा हुआ है। ठीक है, 115 से ये हमें गुणे 100 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा लगभग 53.488, यानी ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा 4 नंबर। आइए 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, कह रहा है वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई। 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई। 2018 कहाँ है, ये है 2018 और 2021। 2018 से 21 के दौरान डी का पूछा हुआ है, तो 2018 में डी ये है, 21 में ये है, तो 230 में से 220 घटा देंगे, कमी ही हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कमी हो रही है, 230 था 220 हो गया। ठीक है, और किसके कह रहा है, डी के उत्पादन में, यानी डी को हम कहाँ रखेंगे नीचे, 2018 से 2000 इसके दौरान उत्पादन में, तो यानी 230 को हम हमेशा नीचे रखेंगे। और इसमें से अगर हम घटाएंगे 230 में से 220 को तो हमें 10 मिलेगा, इससे ये कट जाएगा, गुणे 100 कर देंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा 100/23, और 100/23 तो हमें दिया नहीं हुआ, परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो ये कितना है 4 टाइम्स जाएगा, हमारा आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने, जो है पाई चार्ट से रिलेटेड। तो ये 25 से 29 तक आपको क्वेश्चन हल करने हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट में क्या होता है कि परसेंटेज में वैल्यू दी होती है आपको, या डिग्री में भी दिया जा सकता है, डिग्री वाला भी होता है। तो आपको डिग्री से परसेंटेज में या परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना थोड़ा सा आना चाहिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हम हल करते हैं उसको आइए जानते हैं। जैसे कि हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया जाता है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज का लागत बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस के बारे में थोड़ा सा आना चाहिए। कह रहा है कि जो लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है अंकित मूल्य, कह रहा है पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 120% अधिक अंकित किया गया। यानी अगर हम लागत मूल्य कितना मान लें, 100 रुपये मान लें, यानी इसको हम कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं। लागत मूल्य को क्या बोलते हैं,
कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो जो लागत मूल्य है वो कितना अधिक है, 20% अधिक है, अंकित किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, MRP हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है, यानी ये 120 जो है वो 120 नहीं है, क्या है, 160 है। अर्थात अगर हम एक की वैल्यू पूछें तो कितना हो जाएगा, 160 बटे 120। और अगर हम पूछें कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना हो जाएगा, तो अगर हम एक की वैल्यू इतना निकाल लिए तो 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 बटे 120 गुणे 100। तो ये हमारा निकल जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 3 12, यानी 400 बटा 3 हमें मिल जाएगा। अब कह रहा है तो पुस्तक की एक प्रति, यानी एक प्रति का तो हमने निकाल लिया, एक प्रति के में उपयोग किए गए कागज की लागत बताइए। अब कागज की लागत हमें बताना है, जो कि हमें कागज लागत ये दिया हुआ है कितना परसेंट, 30%, यानी इसका हम अगर 30% निकाल लें तो हमें एग्जैक्ट लागत जो है पता चल जाएगी। तो यानी इसका 30% निकालेंगे, ये 400 कट जाएगा 100 से, ये 3 दाम 30 हो जाएगा, यानी 40 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पाई चार्ट का 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कह रहा है, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 रुपये है। देखिए कहाँ गया, ये परिवहन लागत कितना दिया हुआ है, 5%, लेकिन ये 5% तो नहीं है, ये कितना दिया हुआ है, 80,500 रुपये, ठीक है। अब अगर हम कहें कि 1% की वैल्यू बता दीजिए, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी, इससे इसको भाग दे देंगे 5 से, 80,500 को, तो ये कितना आ जाएगा, 16100, ठीक है। अगर हम 100% की बात कर रहे हैं, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसी में 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये 2 जीरो बढ़ गया। अब क्या कह रहा है कि तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक जो है उसको 25% का लाभ अर्जित हो सके। तो हम जानते हैं कि ये जो इतने रुपए आया है, ठीक है, ये टोटल कीमत जितनी आई है, इतने रुपए में अगर हम कितने प्रति बना सकते हैं, ये कितनी प्रतियों की लागत है, तो ये दिया हुआ है 5200 प्रतियों की लागत, ठीक है, ये 5200 प्रतियों की लागत दी हुई है, कितना रुपए, इतना रुपए है। अगर हम पूछें कि एक प्रति की लागत, एक प्रति की लागत कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 161,000 बटे 5200, ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये हमारी क्या आ गई, एक प्रति की लागत। अगर कह रहे हैं कि ताकि प्रकाशक को 125% का लाभ हो सके, ये हमारा क्या हो जाएगा, CP। अगर हमें विक्रय मूल्य बताना है, ये क्या कह रहा है, अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए, ये देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। तो ये क्या होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 161,000 बटे 52 गुणे आपका कितना है, 125% का, यानी 25 है तो 125% का लाभ हो गया इसी पे। तो हमारा विक्रय मूल्य जो आएगा वही विक्रय मूल्य मिल जाएगा। इसको आप हल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, और इसको भाग देने पे आपका कितना आ जाएगा। अगर हम बात करें कि 52 को भाग दे दें, 52 को अगर हम भाग दें, किससे भाग देना है, 161 और 125 को जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 201/25, ठीक है, ये मिलता है। तो अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये पहली बार तो 3 बार में जाएगा, 15 लगभग 150 के इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये 156 के करीब आएगा, 156 आ जाएगा। अब इसमें घटा लीजिए, 45 ही आ जाएगा, ये 2 तरह नीचे आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 ये 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 41 हो जाएगा। इसमें से घटा लीजिए, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से गया 3, ठीक है। तो ये अब क्या बचा, 5। अब इसको हम जानते हैं कि ये 7 बार जाएगा, ठीक है, 7 टाइम्स जाएगा। तो ये 7 टाइम्स जाएगा, तो हमारा ऑप्शन देखिए ये दिख गया सीधे से। तो हमें आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना सॉल्व करने की ज़रूरत है, हमें आंसर देना है, क्योंकि कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये सब मिटा देता हूँ मैं। तो विक्रय कीमत आपकी कितनी आ गई, 387.02 रुपीज़, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
27 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है पुस्तक की रॉयल्टी उसकी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। तो ये हो गई मुद्रण लागत और ये हो गई रॉयल्टी। तो रॉयल्टी यानी अगर हमसे क्या पूछा है प्रतिशत कमी, मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, कौन कम है, रॉयल्टी कम है। इसमें आप देख रहे हैं ये 25% है, ये 20% है, तो यानी कितने कम है, 5 कम है। कितने पे कम है, अगर हम बात करें कितने पे कम है तो कितने पे कम है, 25 पे कम है। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे तो हमें कितना, 25 चौको 100, 4 पंचे 20% आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, कितने रुपए, एक निश्चित मात्रा में प्रकाशक को इतने रुपये मुद्रण लागत कितने हैं, 25% दिया हुआ है। यानी इस 25% की जो वैल्यू दी हुई है वो है 20,600 रुपये। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,600 बटे 25। अगर हम कहें ये एक नहीं 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 गुणे 20 कर देंगे, 5 हम 25, 5 चौ 20, तो यानी कितना आ जाएगा ये आंसर 16,480। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर नंबर 1। और आखिरी क्वेश्चन 29 नंबर का, इस पाई चार्ट का आखिरी क्वेश्चन है ये, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण। मैंने आपको बताया था कि इसमें केंद्रीय कोण भी निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये जो पाई चार्ट दिया है इसका मतलब होता है कि अगर ये 100% है तो इसका जो मीन्स होगा वो 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर हम 1% की वैल्यू कह दें कितनी होगी तो कितनी हो जाएगी, 36/10 हो जाएगी। तो इसमें क्या कहा है कि संवर्धन लागत कितनी होगी, संवर्धन लागत जो है वो 5% दिया हुआ है। तो यानी अगर हम 5% की वैल्यू निकाल दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5% की वैल्यू अगर निकालने के लिए कह दें तो ये हो जाएगा 36/10 गुणे 5, यानी कितना आ जाएगा, ये 18 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा 18 डिग्री आंसर हो गया। इस सेशन का लास्ट रेखीय आरेख का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो 30 से 34 नंबर तक क्वेश्चंस हैं इसको हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित रेखीय आरेख एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया है। पूर्व के वर्षों में एक कंपनी के आयात निर्यात मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात का मतलब जैसे कि 0.6 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम पॉइंट को हटा दें तो एक 0 नीचे बढ़ जाता है। तो ये कितना रेशियो में मिल गया, 2 3 6 2 5 10, यानी 3:5। यानी अगर आयात आपका इतना है तो ये निर्यात हो जाएगा। ठीक है, तो ये आयात और निर्यात का रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए था और वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ रुपए था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना, ये बताना है हमें। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं 2004 की। 2004 में आयात और निर्यात कितना था, तो ये देखिए 2004 कहाँ गया, ये 2004 में कितना था 1.2, यानी 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं 12/10, यानी 2 छंग 12 2 पंचे 10, यानी 6/5, यानी आयात कितना हुआ और निर्यात कितना हुआ, इसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो आयात कितना दिया हुआ है हमें, आयात दिया हुआ है ये 6 नहीं है, ये 24,240 है। ठीक है, अगर हम इसके बात करें तो 6 चौक 24 और 6 0 0, यानी ये 40 गुना है इसका। तो इसका 40 गुना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, यानी 200 करोड़ के करीब ये क्या है, निर्यात है। आपका निर्यात कितना है, 200 करोड़। अब कह रहा है वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात कितना है, 500 करोड़ है। यानी निर्यात की बात कर रहा है, टोटल निर्यात कितना है 2004 और 2005। ठीक है, इसका टोटल जो है वो 500 है। अगर हम बात करें केवल 2005 की तो 2005 में कितना हो जाएगा, यानी इसमें से हम 200 घटा देंगे, क्योंकि निर्यात क्या है 2004 का कितना है, निर्यात 200 है। तो ये हमारा इसमें से घटा देंगे तो हमें 2005 का कितना मिल जाएगा, 300 करोड़। यानी 300 करोड़ ये क्या है, 2005 का है, निर्यात है। तो वर्ष 2005 में आयात कितना हो जाएगा। अब 2000 इसको निकालने के लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए इसका। तो 2005 का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं 15/10, यानी 5 × 15
5 दूनी 10 यानी 3:2 के रेशियो में है। ये आयात हो गया आपका, ठीक है, और ये निर्यात हो गया, ठीक है। तो आयात हम ये निर्यात हमारा कितना दिया हुआ, ये आयात था, ये निर्यात दिया हुआ था। ये हमारा क्या था, निर्यात 2005 का। तो हमें 2005 का निर्यात कितना दिया हुआ है, 2 नहीं है ये 300, यानी 150 गुना इसका है। तो इसका कितना हो जाएगा 150 गुना, इसका 150 गुना हो जाएगा 15×45 यानी 450 करोड़। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 450 करोड़ ये आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा रेखीय आरेख का अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। तो 31 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक हैं, ठीक है, अल्पतम अनुपात। तो 2004 में अगर हम बात करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं, 2004 का दिया हुआ है। तो 2004 में कितना दिया हुआ है, 12/10 कर सकते हैं इसको हम, 1.2 लिखा हुआ है, तो यानी ये 12/10 यानी कितना हो जाएगा, 2×12 2×5 यानी 6:5। इसमें भी 1 का डिफरेंस। और अगर हम बात करें 2003 की, तो इसमें डिफरेंस कितना है, ये 3/10, ठीक है। और इसमें 2002 की अगर हम करें तो 4/5 हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे आया 2002 में 4/5 यानी 8/10 यानी 2×4 2×5 10, ठीक है। और बात करें 2005 की, 2005 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये भी आ जाएगा 3/2। कैसे आएगा, 2005 1/2 यानी 5×15 5 दूनी 10, ठीक है। ये भी हो गया। सब में 1 का डिफरेंस आ रहा है, देखिए इसमें नहीं आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा 2003, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यही अल्पतम अनुपातिक हो जाएगा 2003 में, सबसे अल्पतम इसी में है। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। निर्यात पूछ रहा है, आयात से अधिक था। तो आइए देखते हैं, 2001 का चेक कर लेते हैं, स्टार्ट से चेक करते हैं। देखिए इसमें 0.6 है, यानी 1 से क्या है, कम है। इसमें भी 1 से कम है, इसमें भी 1 से कम है, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी 1 से कम है। तो कितने वर्षों में हो गया, 4 वर्षों में। यही हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या है, आयात निर्यात से 1 से कम है, ठीक है। तो 4 वर्षों में ऐसा हो रहा है, तो इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो इसमें देखिए डाटा दिया नहीं हुआ है। 2003 से 2004 की अगर हम बात करें, ये 2003 हो गया, ये 2004 हो गया। तो इसमें कहीं पे भी हमको जो संगत आयात होता है वो ज्ञात नहीं है। क्या नहीं ज्ञात है, संगत आयात हमें दिया नहीं हुआ है। अतः हम प्रतिशत वृद्धि भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर दिया नहीं है तो हम निकाल नहीं सकते। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त है। और आंसर नंबर 34 देख लीजिए। यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था, कब, 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था। 2002 का अनुपात कितना है, 0.8 है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/10 यानी 2×4 8 2×5 10, ठीक है। ये 4/5 के रेशियो में है। तो यानी ये आयात हो जाएगा आपका, ये आयात है और ये निर्यात है। तो आयात कितना दिया हुआ है, ये 260 दिया हुआ है। ये कितने गुना है, 6 4 6 24 और 4 5 20, यानी ये 65 गुना है, ठीक है। ये 65 गुना है। तो इसका 65 गुना कितना हो जाएगा, तो ये हम गुणा करने पे हमें कितना मिलेगा, 325। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन। अगर ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें समय समय पर। और हमारे आरजे स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको समय समय पर मिलें। और कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। सो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।